Very good morning. क्लास अटेंडेंस फुल। बहुत जल्दी आए। ये क्या आ गया? या अभी आज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। पानी पी रहा हूँ थोड़ा। मुझे लगा क्लास 9 to 11 है। 8 to 10 करवाया था क्योंकि आज फूड हॉल में सेल लगा हुआ है। फूड हॉल बसंत कुंज में एक, बस तुम्हारे लिए ऐसे ही बता रहे हैं क्योंकि आपको भी इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। मेरी आदत है शेयर करने की। फूड हॉल में खाने की बहुत सारी वस्तुओं का सेल लगता है बसंत कुंज में, और बहुत सारा वैरायटीज़ यहाँ मिलेगा। तो बीइंग ए फूड लवर, जिंदगी है ही क्या मगर फूड नहीं है तो क्या है लाइफ में? घूमना नहीं हो, म्यूजिक नहीं हो, स्पोर्ट्स नहीं हो, फ्रेंड्स नहीं हो, अच्छे रिलेटिव्स नहीं हो, वो जलने वाले नहीं। सुबह सुबह तो अपना काम सब कुछ खुद करना पड़ता है। हमारे मेड का टाइमिंग 11 है।
लिखो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का इंट्रोडक्शन लिखते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। हर्षित, अमित, सर्वेश, गायत्री, राजेश, दीपक, सुमित, सारे लोग हैं। पहले इंट्रोडक्शन लिखो, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1967 में मॉर्गन के नेतृत्व में MORGAN, मॉर्गन के नेतृत्व में प्रतिपादित हुआ। जिसमें विल्किंसन, आइजैक, विल्सन, आइजैक विल्सन, जैसे अन्य वैज्ञानिकों की टीम ने भी अपना योगदान दिया है। यह एक संश्लेषित एवं एकीकृत सिद्धांत है जिसमें पूर्व के सभी भूवैज्ञानिक मतों का समावेशन प्राप्त होता है। समावेशन प्राप्त होता है।
जैसे पहले सबसे पहले सोच रहे थोड़ा समझाते हैं। महाद्वीपीय मग्न सिद्धांत आया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया, उसमें कई प्रमाण दिए गए। उन प्रमाणों को आधार बनाया गया। फिर पूरा चुंबकत्व से प्रमाण आए, पोलर वॉन्डरिंग थ्योरी आया, भूचुंबकीय विक्रमण था, समुद्री भूविज्ञान से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आ रहे थे। कटक के बारे में, कटक के अंदर ब्रंश घाटियां हैं उसके बारे में, कटक के पास नवीनतम चट्टानें मिलती हैं उसके विषय में। फिर समुद्र तल, सागर नीतल प्रसरण या समुद्र तल में जो प्रसरण है उस पर सिद्धांत आया। फिर एक और पिवोट स्टोन थ्योरी भी आया है, पिवोट स्टोन थ्योरी, जो कि बाद में बहुत इनसिग्निफिकेंट है, कोई उसका बहुत मतलब नहीं बनता है। तो पिवोट स्टोन थ्योरी भी आया। इन सभी प्रमाणों और सिद्धांतों के आधार पर एक मॉडल बनाया गया। फिर बाद में प्लेट विवर्तनिक के अन्य प्रमाण भी सामने आए। अब ये थ्योरी बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। तो आगे लिखो। इस सिद्धांत ने भूगर्भ शास्त्र के अवधारणाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। तथा क्रस्ट के गतिशीलता एवं निरंतर निर्माण एवं विनाश की प्रक्रिया को सिद्ध करता है। इस सिद्धांत के माध्यम से पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, क्रस्ट का विकास, भूपरपट्टी का विकास, भ्रंशन, वलन जैसी
भूवैज्ञानिक पहेलियां सॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। प्लेट शब्द की रचना 1965 में तुजो विल्सन ने की। 1965 में तुजो विल्सन ने की। TUZO WILSON तुजो विल्सन ने की। प्लेट का अर्थ है स्थल मंडल का टुकड़ा। जो अपने सापेक्षिक दिशाओं में गतिशील है तथा सीमांत भागों पर भूगार्भिक सक्रियता प्राप्त होती है। प्लेट मार्जिन्स पे जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है। भूगार्भिक सक्रियता प्राप्त होती है। फिर प्लेट की मोटाई 75 to 100 किलोमीटर्स, अर्थात प्लेट के अंतर्गत भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित होता है। जो अत्यंत दृढ़ एवं कठोर चट्टानों से बना है। जो अत्यंत दृढ़ एवं कठोर चट्टानों से बना है। विवर्तनिक का अर्थ है, विवर्तनिक का अर्थ है
प्लेटों में संचरण एवं गतियां तथा गतियों के कारण प्लेट सीमाओं पर, सीमांत नहीं सीमा, प्लेट सीमाओं पर, सीमांत अलग है सीमा अलग है, प्लेट सीमाओं पर भूगार्भिक क्रियाएं, भूगार्भिक क्रियाओं की उत्पत्ति नेक्स्ट लिखो प्लेट विवर्तनिक के मूल मत, पोस्टुलेट्स, सिद्धांत, जो भी आप कहो, प्लेट टेक्टोनिक का मूल मत क्या है, उसके बेसिक पोस्टुलेट्स क्या है। पहला है स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर उत्प्लावित है। वेगनर में क्या था, वहां भी कंपैरिजन करना है आपको। वेगनर में था सियाल सीमा पर उत्प्लावित है, यहां स्थल मंडल दुर्बलता मंडल पर उत्प्लावित है। दोनों में अंतर है। दूसरा, नहीं इसमें छोटा सा और लिख लो, क्योंकि दुर्बलता मंडल अधिक घनत्व वाला माध्यम, अधिक घनत्व वाला परंतु तरल माध्यम है। दूसरा पॉइंट, ओशियनिक क्रस्ट का निरंतर विनाश एवं निर्माण हो रहा है। परंतु टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, परंतु पृथ्वी का सतही क्षेत्रफल नियत रहता है।
नियत रहता है। पृथ्वी का टोटल सतही, कुल सतही क्षेत्रफल नियत रहता है। नेक्स्ट, महासागरीय क्रस्ट के विनाश पर, विनाश एवं पृथक्कीकरण पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। महासागरीय क्रस्ट के विनाश पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। फिर लिखो, प्लेट सीमाएं दो प्लेटों के मध्य की जोन ऑफ इंटरैक्शन है, यानी अंतःक्रिया का क्षेत्र है। अंतःक्रिया का क्षेत्र होता है जहां भूगार्भिक घटनाएं उत्पन्न होती हैं, जबकि प्लेटों के आंतरिक भागों में अस्थायित्व है। प्लेटों के आंतरिक भागों में स्थायित्व है। प्लेट बहुत ही कठोर और दृढ़ चट्टानों का बना है, 100 किलोमीटर मोटा है, तो उसके आंतरिक भाग में कभी भी कोई भूगार्भिक परिघटना नहीं हो सकती है। ये असम्पशन है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का। आगे लिखो, महासागरीय क्रस्ट के निर्माण पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण होता है। ये तो शायद लिख लिया, और नहीं लिखा तो लिखो। महाद्वीपीय क्रस्ट के महासागरीय क्रस्ट के विनाश पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण होता है। एक ये है, और एक ये है कि महाद्वीपीय क्रस्ट वंस क्रिएटेड इज नेवर डिस्ट्रॉयड। तो लिखो, महाद्वीपीय क्रस्ट यदि एक बार निर्मित हो जाता है तब उसका विनाश संभव नहीं है। एक बार निर्मित हो जाता है तब उसका विनाश संभव नहीं है, क्योंकि
It is composed of the lightest materials, lightest elements of the earth. क्योंकि यह पृथ्वी के लाइटेस्ट मटेरियल यानी सबसे हल्के तत्वों से निर्मित है। सबसे हल्के तत्व का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के सबसे हल्के तत्वों से निर्मित है। लाइटेस्ट एलिमेंट से बना हुआ है ये। तुम ऐसे समझो कि अगर दूध को मथने के बाद या दही को मथने के बाद अगर उसका क्रीम ऊपर में आ जाता है तो क्या वो क्रीम दोबारा तुम दूध में नहीं डाल सकते हो? वो उससे निकल गया, डिफरेंशिएट होकर बाहर आ गया है ना, तो दोबारा उसको तुम दूध में नहीं डाल सकते हो। ऐसे ही है कि पृथ्वी एक को मान लो कि दही की तरह प्लाज्मा स्टेट में था और ये अगर डिफरेंशिएट कर गया, मथ दिया गया, तो जो क्रीम बाहर निकला है वो तुम्हारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। वही क्रीम सूख करके ऐसा हुआ है, सॉलिड होकर के ऐसा हुआ है। एक और, द लास्ट वन, प्लेटों के क्षैतिज संचरण अनवरत जारी हैं, अनवरत जारी हैं तथा भूपर्पटी का निर्माण एवं विनाश एक सतत प्रक्रिया है। इसी में आगे, तथा महाद्वीपों के कोएगुलेशन से, महाद्वीपों के एक्रीशन से, संगठन, जमाव, जो भी कहो, एक्रीशन से पैंजिया का निर्माण होता है। पैंजिया का निर्माण होता है। मैंने चाय बना ली, कोई अपराध तो नहीं किया, गला। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन कौन सा है? प्रताप जी पूछ रहे हैं। लाइटेस्ट एलिमेंट सिलिका ऑक्साइड है, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिलिका वाला वही है। लाइटेस्ट जो उससे लाइट होगा वो तो फिर गैस बन करके वायुमंडल में है। अब तुम कहोगे हाइड्रोजन तो बहुत लाइट है, लाइटेस्ट है, तो हाइड्रोजन तो गैस बन गया ना, इतना लाइट है कि वो हल्का होने के कारण गैसीय दशा में प्राप्त होता है। सॉलिड दशा में जो सबसे लाइटेस्ट हो सकता है उससे क्रस्ट बना हुआ है।
ओके, लिखो एक बेसिक पोस्टुलेट्स हो गया हमारा। प्लेट वर्तनी सिद्धांत को कैसे लिखना है और कैसे इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए, उसकी उपलब्धियां कौन सी है, उसके बेसिक पोस्टुलेट्स क्या हैं, प्लेट का अर्थ क्या है, विवर्तनिक का अर्थ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे लिखते हैं, अब लिखो प्लेट विवर्तनिक, प्लेटों के ड्राइविंग मैकेनिज्म्स। ड्राइविंग मैकेनिज्म्स क्या है, यानी प्लेटों का संचरण किन शक्तियों से हो रहा है। तो लिखो प्लेटों के संचरण की क्रियाविधि क्या है, प्लेटों के संचरण की क्रियाविधि। ओके, पहला लिखो संवहनीय धारा सिद्धांत, संवहनीय धारा मॉडल, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो पहला तो वही है, संवहनीय धारा मॉडल। अभी थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। दूसरा लिखिए पुश पुल मॉडल। चाय की चुस्की, आप लोगों ने चाय ली सुबह? इट्स नॉट ए बैड थिंग इफ यू टेक आफ्टर टेकिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, और एक एप्पल के बाद या एक बॉइल्ड एग के बाद। विंटर्स में स्पेशली। ओके, तो दूसरा है पुश पुल मॉडल। एक शॉर्ट डिस्कशन इस मौसम पर हो। अब आप तो कहीं और हो, हम तो कहीं और हैं, तो यानी दिल्ली के मौसम पर हो या चंडीगढ़ पे हो या भोपाल पे हो या विंटर पे हो, किस पे हो एक मौसम, वो मॉनसून में अपने आप ही मौसम का आ जाएगा। पुश पुल मॉडल में लिखना है, लिखो गर्तों में ग्रेविटेशनल पुल तथा कटकों के नीचे मैग्मा के छेप के कारण, मैग्मा के थ्रस्ट के कारण पुश फैक्टर कार्य करता है, जिससे प्लेटों में क्षैतिज गतियां उत्पन्न होती है
प्लेटों में 36 गतियां उत्पन्न होती है तथा दुर्बलता मंडल के मैग्मा में 36 संचरण के कारण दुर्बलता मंडल के मैग्मा में 36 संचरण के कारण बेसल ड्रैग BASAL बेसल ड्रैग उत्पन्न होता है DRAG के कारण बेसल ड्रैग उत्पन्न होता है। जिससे प्लेटों में गतियां प्राप्त होती हैं। तीसरा लिखते हैं हॉट स्पॉट थ्योरी। हॉट स्पॉट थ्योरी, तप्त ज्वालामुखी सिद्धांत, लिखो तप्त ज्वालामुखी स्टेशनरी स्थैतिक ज्वालामुखी होते हैं जो 670 किलोमीटर्स की गहराई से अधिक रूटेड होते हैं या जिनकी जड़ें होती है 670 किलोमीटर से अधिक गहरी इनकी रूट्स होते हैं, स्रोत क्षेत्र होते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार ये संवहनीय धाराओं के ही हॉट प्ल्यूम्स हैं जो भूपर्पटी पर प्रकट होते हैं। ये तो हमने आपको दिखाया भी था, भूपर्पटी पर प्रकट होते हैं तथा इनसे हॉट प्ल्यूम्स ऑफ मैग्मा निरंतर परंतु निम्न दर से उद्भेदित होता है।
अल्ट्रामैफिक बेसाल्ट, अल्ट्रामैफिक बेसाल्ट के उत्सर्जन से द्वीप अथवा पठार जैसी संरचनाएं बनती है। तथा ये केंद्रीय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। इनमें बहुत आग और धुआं नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट है वो अब लिखो। मैग्मा का उद्भेदन इतना शक्तिशाली होता है, मैग्मा का उद्भेदन इतना शक्तिशाली होता है कि यह प्लेटों के मध्य भाग में उत्संवलन अथवा उत्क्षेपण, उठाना, उत्क्षेपण, उत्संवलन मतलब ऐसे मोड़ देना। बीच से उठाने से कैसे मुड़ जाता है? लोहे का चादर है, उसको बीच से उठाओगे तो लोहा कैसे दोनों तरफ मुड़ जाता है। उत्संवलन अथवा उत्क्षेपण उत्पन्न करता है, जिससे प्लेट गर्तों में प्रवेश करने लगते हैं तथा हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मैग्मा का दुर्बलता मंडल में क्षैतिज प्रवाह भी संभव है, जो प्लेटों के विस्थापन की क्रियाविधि हो सकती है। जो प्लेटों के विस्थापन की क्रियाविधि हो सकती है। लिखो, परंतु आधुनिक वैज्ञानिक संवहनीय धारा को ही प्लेट विवर्तनिक का प्रमुख कारक माना जाता है।
प्लेट विवर्तनिक का प्रमुख कारक माना जाता है। तीनों समझाते हैं। श्वेता थोड़ी नाराज है कि सर मैसेज नहीं आया था और टाइम क्यों चेंज कर दिए। पहले तो आई एम रियली सॉरी। कल रात को मुझे पता चला कि कुछ बहुत अर्जेंट हियरिंग है कोर्ट में। मर्डर नहीं किए हैं, बस जिन लोगों ने मेरा मेहनत की कमाई साफ किया है सब पे मैंने FIR ये वो सब कर दिया है, तो थोड़ा बहुत बिजी रहते हैं। तुम भी एक बात याद रखना, अपनी पूरी जिंदगी आलोक रंजन बताया था, याद रखना इसको जो कहने जा रहे हैं। जो मित्र, जो दोस्त, जो तुम्हारा करीबी, जो तुम्हारा रिलेटिव तुम्हारे साथ रहता है, जो तुम्हारे अपने साथ रहते हैं, वो तुम्हारे कुछ वीकनेसेस को भी जानते हैं, वो तुमको अच्छी तरह पढ़ते हैं और नुकसान वही करते हैं जीवन में। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा नुकसान, जिसको अपना बनाते हो ना वही करते हैं। मेरे स्टाफ जो मेरे घर में आते थे, मेरे साथ बैठ के चाय पीते थे, जो दोस्त जिनके लिए सब कुछ खुला था, मेरा बैंक अकाउंट तक खुला था कि मैं हूं ना भाई, इवन जो अपने सगे होते हैं। क्योंकि देखो ये तो सच है ना कि मेरे पास आर्थिक शक्ति तो हम बने ही विद इन फैमिली, विद इन फ्रेंड सर्कल, सब लोगों के अंदर ये सामर्थ्य नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि जब प्रभु ने मुझे एक माध्यम बनाया है तो आई शुड कम टू रेस्क्यू ऑफ अदर्स। हम सबका रेस्क्यू और सबका भलाई और ऐसा कुछ सोच रहे थे। कोई स्टाफ का बेटा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, तो कोई कज़न बहुत गरीब हो गया है, उसको जॉब पे लाना, ये सब। लेकिन आज फिर एकदम से अकेले खड़े हैं। वो कज़न भी लूट के भागा, वो स्टाफ जिसका बेटा पढ़ता था, कई स्टाफ थे ऐसे, वो सब झूठ बोलते थे सामने में, जी सर, जूता बैठ के खोल देना। हम तो लगता था अरे यार कितने अच्छे लोग मिल गए। एक्चुअली क्या है ना, सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ भी जो लड़का आया था हाथ जोड़ करके कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे रख लो, मैं IAS बनना चाहता हूँ, अभिषेक नाम था उसका, ये भी वैसे ही करके भागा है। सबसे बुरी बात क्या है कि ये लोग फिर आपस में मिलकर के एक फोर्स बना लेते हैं। अब हमारे अगेंस्ट 15-20 लोगों का एक फोर्स बन गया है जो आपस में हंसते बोलते हैं। और मुझे, जिनको मैंने एम्प्लॉय बनाया, जिनको मैंने सब कुछ दिया, अब ये कोई प्लॉट खरीद लिया है, कोई गाड़ी खरीद लिया है, कोई कुछ सब ऐसे करके, अच्छी बात है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन फिर ये मेरे लिए बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग आपस में, व्यक्तिगत जीवन पे हमला करना, क्योंकि आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं ये, और समाज में गंदगी फैलाना, तो आप एक समय के बाद क्लूलेस रह जाओगे। पहले तो हम बैठ के सोचते थे कि अरे यार ये क्या, रोना आता था। लेकिन फिर मैंने 2018 में मैंने सोचा कि अब मुझे कानूनी रूप से इन सब लोगों को, इनको पता चलना चाहिए कि ये लोग कौन है। तो मैंने फिर इन लोगों की टेलीफोन रिकॉर्डिंग और वो सब करके बहुत सारा एविडेंस जमा कर लिया। हालांकि अभी कोई घुटना पे आया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कानूनी तंत्र कुछ है ही नहीं। मुझे लगता है कुछ नहीं कर सकते हो आप, इसीलिए इस देश में करप्शन है, या इतना बेईमानी है, या मारपीट है, मर्डर है। इस देश में कुछ नहीं होता है। जुडिशरी चुपचाप अगला डेट दे देती है, एविडेंस लाओ। अरे भाई, जब टेलीफोन रिकॉर्डिंग है वो सुनता ही नहीं है टेलीफोन रिकॉर्डिंग क्या है।
सामने वाला वकील आया, बोल दिया कि दूसरा आदमी का आवाज़ है, जाओ टेस्ट कराओ लैब में। अब लैब में टेस्ट करने गया तो मोबाइल वहाँ पड़े 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 6 महीने बाद मोबाइल ही डेड हो गया। अब मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा है, आपका एविडेंस खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि तुम लोग कितने यंग हो अभी और जीवन में प्रवेश करोगे। और भारत में जन्म लिए हो तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है। और अभी तो ऐसा होड़ चल रहा है कि हर व्यक्ति एक दूसरे का नोचने में, खसोटने में लगा हुआ है। और आर्थिक एम्बिशंस, लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। एक चपरासी भी अपना ये नहीं सोचता है कि वो कभी पढ़ा नहीं है, वो उसको भी चाहिए बहुत पैसा। और प्रॉपर्टी डीलर्स लोग बन गए हैं इतने सारे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कॉरपोरेट में वैसे ही धोखाधड़ी चल रहा है। कोई बैंक में जॉब कर रहा है तो वहाँ भी लोन वोन बांट करके भाग ले रहा है। तो कोई कार्ड बनवाता है नकली, तो कोई कार्ड पे हैकिंग कर रहा है, उसका गैंग बन गया है। क्या हो रहा है यार। अभी तो उन लोग तो निकले ही नहीं हो ना इस क्षेत्र से। अभी तो बस प्रोटेक्टेड हो, तुम बहुत सुरक्षित हो अपने माता पिता के कारण। तुम सोच रहे हो ना कि तुम शेर हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम अब बड़े हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है तुम्हारा। आप जैसे ही जीवन में अंदर प्रवेश करोगे ना, अंदर का मतलब होता है जब अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करोगे, तब वहाँ एक बॉस होगा, तब वहाँ एक जूनियर होगा। एक चपरासी तुम्हारी शिकायत जाकर के कहीं 5 जगह बोल देगा। मैंने देखा है, हमारे एक जानकार थे, वंदना जी थी, डीएम थी, गया में डीएम थी। तो बहुत अच्छी प्रशासिका महिला। अब वो आईपीएस थे, वहाँ पे उनसे उनकी भाई काम के लिए भी मीटिंग तो होगा ना डीएम का, या नहीं होगा। अब 2-4 मीटिंग, अब कोई भी प्रशासिका, हम भी रहेंगे, प्रशासक रहेंगे, अगर कोई महिला एसपी रहेंगी तो भाई उनसे तो बात होगी ही हमारी, कैसे चलेगा। और हम नए नए गए, हमको तो कंट्रोल करना है। अब सुंदरता भी एक अभिशाप है। हम आपको बताते हैं आज दिल खोल के कि सुंदरता भारत में एक अभिशाप है। आप सुंदर दिख रहे हो मतलब आप चरित्रहीन हो। आप हंसते बोलते हो मतलब आप चरित्रहीन हो। आपके पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप बोल्ड हो, तब भी आप चरित्रहीन हो। और अगर आपका इंग्लिश एजुकेशन है और आप वो वाला कल्चर, इंग्लिश वाला कल्चर जो लोग सीख लेता है, उसमें रहते रहते वो चीज़, अगर वो फ्रैंकनेस या वो व्हाट ह्यूमर अगर आप अप्लाई कर देते हो आकर के इधर समाज में, तब भी आप चरित्रहीन हो। भारत में कोई सिस्टम नहीं है कुछ। मेरा भी दर्द है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती इंसान को कि, लेकिन इसका सही है कि समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए। खैर, वंदना जी पे हम जा रहे हैं। इतनी अच्छी महिला, इतनी बढ़िया प्रशासिका, और लोगों ने आईपीएस अधिकारी के वाइफ तक, चपरासी तक, सब जगह बात इधर उधर कुछ कुछ करके सब छोड़ दिया। और अंत में जो वाइफ थी वो आकर के हंगामा और क्या क्या। अब बताओ, इसलिए भारत में अच्छा काम करने का भी स्कोप नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन याद रखना, तो आलोक रंजन ने कहा था कभी, हमारे तो कितने दोस्त और स्टूडेंट डीएम एसडीएम हैं, बेचारे काम करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा यहाँ पे सिस्टम बन गया है ना। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? राजनीतिक लोगों का सड़क पर जो ये छुटभैया राजनीतिक सब घूमता है, और जो पॉलिटिकल कल्चर है हमारा, ये सब भ्रांत और शिक्षित लोग हैं ही नहीं पॉलिटिकल कल्चर में। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे बीच में जो जातीय भेद और धर्म के आधार पर जो भेद, और जातीय भेद और धार्मिक भेद, ये दोनों 90s के दशक में राजीव गांधी के मरने के बाद ये बहुत भयानक ढंग से पनपा है। राजीव गांधी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे मेरे हिसाब से। तो दूरदर्शिता उनके सिर्फ इस बात में नहीं थी कि कंप्यूटराइजेशन किया जाए या ग्रामीण विकास के बहुत सारी परियोजनाओं को बनाया जाए या लिबरलाइजेशन किया जाए, फेरा टू फेमा रेजिम राजीव गांधी का है, या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज को लाना और पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सब जितना जो मॉडर्नाइजेशन का जितना सब तुम देख रहे हो,
ये सब राजीव गांधी ने अचानक से इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि इंदिरा गांधी तो अपने 1950 के दशक में जी रही थी, राजीव गांधी नया मॉडर्न आदमी था। इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर 35 से 40 साल का कोई व्यक्ति होगा ना, लेकिन समझदार होना चाहिए, प्रबुद्ध होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ऐसा शादीशुदा लोग तो मैंने मजाक में कहा, लेकिन उसके पास वो है ना, आगे नाथ न पीछे पगहा। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि कोई आगे पीछे नहीं है, तो वो देश उसके लिए देश माँ बन जाती है, देश की सेवा के लिए वो आगे बढ़ जाता है, देश के लिए सोचने लगता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये समझना इस बात को कि तुम अपनी जिंदगी में आगे जा रहे हो तो तुम कैसे जा रहे हो, क्या करोगे, कैसे बढ़ोगे, कैसे फेस करोगे इन लोगों को। इसी समाज में सबको जीना है, और जो संसाधनों के लिए जो होड़ लगी हुई है, जो फाइट है, जो क्या बोलूं उसको मैं, जो एक स्ट्रेन है, जो एक दबाव है, ये भी बहुत अजीब सा हो रहा है। छोटी छोटी बातों पे लोग इतना धोखा देने के लिए घूम रहे हैं, और सामने फेस वैल्यू पे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चाहता है और ये क्या करना चाहता है। मेरा तो जो लंगोटिया दोस्त था उसने ही बोला कि ये प्लॉट इतने का है, मैं 4500 रुपये स्क्वायर फीट ले रहा हूं, तुम लोगे तो ले लो। और बोले हाँ यार तुम ले रहे हो जरूर, तुम विजडम वाले हो गए, ये वो ले लिया। 12 सालों बाद पता चला कि हमारे प्लॉट का साइज भी 50 गज कम है जितना मैंने पेमेंट किया था, और वो वकील है। और उसके बाद पता चला कि वो 4500 का रेट नहीं था, उसका 3000 का रेट था। 1500 रुपया का मार्जिन भी लेकर के वो अपना प्लॉट साइज उसने बड़ा कर लिया था। ये सब करके मुझे लगा कि जिसके साथ आप रहते हो, आप खाते हो, आपका रूमी है, रूममेट है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आई मीन डोंट ट्रस्ट योर हस्बैंड और इवन डोंट ट्रस्ट योर वाइफ। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, याद रखना है इस बात को। दुनिया बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती चली जा रही है, वो इमोशंस खत्म हो रहे हैं। आजकल तो माँ बाप भी पॉलिटिक्स में सम्मिलित हैं बच्चों के, और जहां उनको लगता है कि ये बेटा, वो बैलेंस करते हैं अपने इंटरेस्ट में, वो भी काम करते हैं। वो सैक्रिफाइस वाला जो मॉडल है वो भी फेवर लेते हैं किसी बच्चे का, किसी को डिसफेवर कर देते हैं। कुछ ना कुछ वहां भी होता है। बच्चों भाई बहन में भी सिबलिंग राइवलरी कहते हैं। माँ बाप के आगे सब प्रूव करने में लगा रहता है कि हम आई वॉज बेटर ऑफ देन, हम उन सबसे अच्छे थे, हमने ज़्यादा आपके लिए किया, हमने फैमिली के लिए किया। ये होड़ लगी रहती है। अब ये जो होड़ लगी हुई है इसको सिबलिंग राइवलरी कहते हैं। और सिबलिंग राइवलरी में भाई भाई से, भाई बहन से भी जेलसी जैसा सेंटिमेंट काम करता है, कोऑपरेशन जैसा। कृषि समाज में तो था कि एक ही फैमिली है, एक मालिक चाचा है और सब लोग को वही ख्याल रख रहे हैं। वो समाज एकदम से भारत का बिखर रहा है चारों तरफ, और रिसोर्स इतना नहीं है, जनसंख्या बहुत भीषण बढ़ गई है। सड़क पे भीड़ देखो, छोटे छोटे बाजार में इंसान का भीड़ देखो। भारत की जनसंख्या 60 करोड़ होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया कि भारत रिप्लेसमेंट रेट पे, सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेश किया, उसके वकील ने, कि भारत रिप्लेसमेंट रेट पे पहुंचने वाला है 2.1। भारत का रिप्लेसमेंट रेट होने वाला है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है। अरे भाई, जो वकील था, जो पिटिशनर था, जो कह रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों जरूरी है, उसने इस बात को रखा ही नहीं आगे कि भारत में संसाधन और पॉपुलेशन का रेशियो क्या है और क्या होना चाहिए। आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना बड़ा लैंड है, भारत से 3 गुना बड़ा लैंड है ना, कौन सा रिसोर्स नहीं है। लेकिन 30 करोड़ पे उसने अपना जनसंख्या क्यों स्टेबल करके रखा है। आप 1 अरब 50 करोड़, 1 अरब 2 अरब भारत 2070 तक हो जाएगा। तो 2 अरब जनसंख्या को आप सस्टेन करने के लिए, पता नहीं यार, यहाँ के कोर्ट्स, यहाँ के लोग, यहाँ के छोड़ो।
तुम लोग बहुत सावधान रहना और ध्यान रखना, तुम्हारे पास जो पैसा है ना, तुम्हारा जो हार्ड अर्न मनी है, उस पर तुम्हारे वाइफ का भी राइट नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड का भी राइट नहीं है, तुम्हारे बच्चों का भी राइट नहीं है, और माँ बाप का भी राइट नहीं है। ये कानूनी है, मैं एक वकील हूं इसलिए बता रहा हूं आपको, किसी का राइट नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी को जो आप अर्न करोगे वो अपने लिए आपको बनाना है, बाकी सबका हक है आपके ऊपर में, लेकिन भावनात्मक रूप से बहते हुए नहीं कि सब कुछ बांट दिया, सबको दे दिया। कोई नहीं सर्टिफिकेट देगा तुमको कि तुम महान हो, बल्कि यही लोग तुमको रुला देंगे बिठा करके, और इतना रुलाएंगे कि तुम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो। इसलिए मैंने बहुत छोटी उम्र में इतना कुछ देखा है कि मेरे इतना छोटे उम्र में इतना बड़ा सक्सेस भी किसी ने नहीं देखा होगा, जिसके लिए बत्रा सिनेमा हॉल क्लासेस के लिए बुक हो रही हूँ। और क्या बोलूँ मैं, बैंक में किलोमीटर में लाइन लग रहा हो और गार्जियंस आ रहे हो। 2007 से लेकर 2015 का जो मेरा पीरियड है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में सब लोग, या तो कोई हिंदी का टीचर है या तो कोई इंग्लिश में पढ़ाता है। मेरा दोनों साम्राज्य बराबर का, बल्कि इंग्लिश का बहुत विशाल साम्राज्य, करोल बाग, हैदराबाद, क्या बोलूं मैंने सब कुछ देखा, स्टारडम देखा इस फील्ड में। करोल बाग में बाहर निकलते थे रात को 9-9:30 क्लास उतरते थे, तो लड़के लड़कियां सब एज ए हीरो, मुझे वहां पे लाइन अप किया रहता था जूस के दुकान के नीचे देखने के लिए कि आलोक रंजन कौन है। मैंने देखा, वो बहुत प्राइम टाइम देखा लाइफ का, तो मुझे सब टेस्ट पता है लाइफ का। मनी, फेम, स्टारडम, कॉलेजेस बना दिया, कॉलेज नहीं कॉलेजेस बना दिया, यूनिवर्सिटी बना के ही मरेंगे। तो एक व्यक्ति जिसके पास हाफ कट टी और ब्रेड पकौड़ा सूंघ करके आता हो रोड पर, इसने शपथ खा रखी हो कि मुझे घर से एक पैसा नहीं लेना है, और आज तक लिया भी नहीं, वो भी चीट, मतलब उसके साथ भी इतना सारा कुछ हो सकता है। और इसलिए तुम लोग बहुत सावधान रखना। और एक अंतिम मंत्र है, इतना समय तुम्हारा लिया तो एक मंत्र है, उसको ध्यान रखना है कि योर हार्ड अर्न मनी इज योर्स, नो वन हैज द राइट टू यूज इट। किसी को मत देना, उनको देना जो मांगे। ये मत करना है कि पापा मैं हूं ना, अरे भाई मैं हूं ना, अरे दोस्त मैं हूं ना, अबे तो क्यों चिंता। ये नहीं, किसी को नीड हो, वो मांगने आए तब उसका प्रोपोर्शनली मदद करना, समझ करके केसेस को। और क्या, वो प्रेम, वो सम्मान, वो बहुत गहरा जो एक लगाव होता था इंसानों के बीच में, वो चीज़ें अब बहुत खत्म हो रही हैं। खत्म क्या, खत्म हो ही चुकी हैं। और अब तो गांव सब बिखर गया है। गांव जाने पे भी वही शत्रुता और ईर्ष्या, और सब लोग टीवी और मोबाइल में बैठा हुआ है। मशीन युग है, और सावधान रहना, मेरे इसी हालत में हो जाए इसका ध्यान रखना। खैर, मुझे तो एक समय के बाद समझ में आ गया, और मैं फिनिक्स बर्ड होता है ना, फिनिक्स बर्ड, जिसको जला दो, राख कर दो, फिर उसके अंदर में आवाज उठती है, तो फिर उस एशेज से इट टेक्स रीबर्थ, रीबॉर्न होता है वो। मेरा वैसा ही कुछ है। पहली बार जब हम 20-21 साल के थे, IAS का इंटरव्यू दे रहे थे, तब बहुत भयानक घटनाएं और डेथ ब्लो, उससे इमर्ज करके इस्टेब्लिश किया। फिर 2015-16 में मैसिव ब्लो, लाइफ में कई चीज़ें आई। हम बहुत दिल खोल करके सब स्टूडेंट से शेयर करते हैं। जिसको स्टूडेंट कहता है ना बाहर में कि बीच बीच में बहुत बकवास करता है, कम पढ़ाता है, कोई बात नहीं है, पढ़ाना तो है ही मुझे, लेकिन तुम लोग कैसे सफल रहो और पूरी जिंदगी सुखी रहो, ये बताएगा कौन। चलो लिखो। 3 मैंने बताई, 3 शक्तियां।
गजेंद्र के बहुत अच्छे वर्ड, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। बहुत अच्छा सुमन आपने लिखा है। सुमन ने लिखा है जो मुझे लगता है पढ़ करके सुनाना चाहिए आप लोगों को। लिखी है सुमन, शायद लड़का है लड़की मुझे नहीं पता। लिखा है, सर इफ वी फोकस टू इम्प्रेस पीपल वी विल डेफिनेटली लॉस्ट आवर वैल्यूज। पीपल ऑलवेज हैव एन आई एट योर वीकनेसेस एंड एट द टाइम व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल दे यूज योर वीकनेसेस एज ए वीपन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही होता है। लेकिन ये बात कम उम्र में और लोग बताते नहीं हैं किसी को। और तुमको बस ये ध्यान रखना है ना कि किसी भी मुद्दे, मैंने अपने पिता की बात कई बार नहीं मानी, इसका मुझे बहुत अफसोस है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं ना जहां पे बस चुप रहना चाहिए। चुप रहोगे तो, क्योंकि शब्द बहुत बोलता है ना जो व्यक्ति। जैसे हम बहुत वोकल थे, हर मुद्दे में घुस जाना, मैं होना, तो अच्छा फीमेल्स तो और समाज में वल्नरेबल हैं। फीमेल को लोग समाज में कंज्यूमेबल आइटम की तरह देखते हैं और प्रेम का बहुत लोग ढोंग करके पास आने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर में प्रेम नहीं होता है, और कई बार होता भी है। ये तो खैर वो तो फीमेल को ही पता है, क्योंकि फीमेल को प्रकृति ने एक ऐसा सेंस दिया है, पावरफुल सेंस दिया है, जिससे वो समझ जाती हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। टच से, उसके देखने के तरीके से, वो सब उनको पता रहता है। फीमेल को तो ये एक वरदान प्राप्त है प्रकृति में, मेल्स को ये वरदान प्राप्त नहीं है। मेल के पास बहुत सारे सेंसेस बहुत वीक होते हैं, ये बात समझना होगा। आप लोगों की शादी होगी तो जो फीमेल्स हैं वो ये मत सोचना है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत क्लीन रहेगा और बहुत सफाई से ध्यान देगा और हर चीज़ को सही जगह रखेगा और सब उसको याद भी रहेगा। अरे उसको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। अब इस पे कितनी भी बहस हो जाए, कितना भी बेचारा वो सही हो जाए, लेकिन और दूसरा ये भी बात रखना, इतना फ्रैंक बोलते हैं कि सिगमंड फ्रायड को पढ़ना, हमसे मत बुलवाओ। चलो ओके, इस कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अलर्ट रहो लाइफ में और अपने पोजीशंस को बना करके रखो, उसको बांटो मत, क्योंकि जो तुम्हारा धन लेंगे वही तुम्हारे शत्रु भी बन जाएंगे समाज में। धन ले गए कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर वो शत्रुता क्यों निभाते हैं और बैठ करके मजा लेते हैं और ग्रुप बनाते हैं और टारगेट करते हैं और समाज में बदनाम करते हैं। ये सब उन्हीं का काम होता है। चलो हम लोग देखते हैं। पहले आओ संवहनीय धारा सिद्धांत को एक बार फिर से संवहनीय धारा सिद्धांत को एक बार फिर से। तो ये देखो क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ ये इस तरह से होता है। अब बताओ यहां पर कौन सी प्लेट सीमा होगी? यहां पर क्या होगा जल्दी बताओ? डाइवर्जिंग बाउंड्री यानी अपसारी सीमा का निर्माण होगा और इधर
और इधर प्लेटों का खिसकाव होगा। ये मॉडल मैंने पहले भी आपको बताया था कि संवहनीय धारा सिद्धांत के आधार पर कैसे आपको, यहां भी क्या है, अपसारी सीमा, ये भी अपसारी सीमा है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे तो यहां पर संपीडनात्मक बल है, अभी सारी सीमा, और यहां भी क्या है, अभी सारी सीमा का निर्माण हो रहा है। संवहनीय धाराओं के मॉडल को एक बार फिर से समझने की कोशिश करो कि थर्मल ग्रेडियंट है, गर्म है, ऊपर की तरफ ठंडा है, तो ये वेव्स, थर्मल करंट्स ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, और थर्मल करंट्स में हीट इतना है कि रेले प्रिंसिपल के अनुसार वो सॉलिड्स को लिक्विफाई करेंगे, और मैग्मा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। मैंने मैग्मा का फ्लो दिखाया था। अब बताओ कि ये जो हमारा भाग है, जिसका नाम हमने x रखा है, इसको हमने y रखा है, इसको हमने z रखा है, इसको हमने चलो कर दिया I, इसको कर दिया J, ये सब जो टुकड़े दिख रहे हैं x y जिनकी सीमा भी है, ये क्या है, ये कहलाते हैं प्लेट। यही प्लेट है, ये प्लेट है। अब प्लेट का साइज आपको दिख गया कि ये प्लेट है। ये देखो, इसको हमने ना थोड़ा डार्क कर दिया ताकि आपको प्लेट और बेहतर, ये जो टुकड़ा है लिथोस्फेयर का, यही प्लेट है। ये देखो, एक प्लेट है। प्लेट क्यों कहते हैं? टूजो विल्सन ने इसका नाम प्लेट क्यों रखा? क्योंकि यहां से एक पीस को प्लग करो, इसको तोड़ करके बाहर निकालो, और जब इसको आप बाहर निकालोगे और बाहर निकाल करके आप इसको ऐसे पलट दोगे, तो जैसे ही आप पलट दोगे तो प्लेट की तरह बन जाएगा। कि पृथ्वी की आकृति क्या है? स्फेरिकल है, गोलाब है। तो गोलाब का कहीं से भी एक स्लाइस निकालोगे, एक पीस निकालोगे, गुलाब को कहीं से भी काट के निकालोगे, एक सेव है, मान लो सेव है या संतरा है, जो भी है, या अमरूद ही ले लो, ठंड चल रही है, तो उसमें एक आप कहीं से भी काट करके एक पीस निकालोगे तो कैसा दिखेगा? वो प्लेट की तरह दिखेगा, और अंदर में भी उसका हर जगह 100 किलोमीटर गहराई होनी चाहिए, तो वो प्लेट की तरह दिखता है। इसलिए इस शब्द का, प्लेट शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी आपको समझाया गया कि प्लेट क्यों कहा गया। ओके, प्लेट शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? ऋषिराज लिख रहा है स्ट्रगल इज थॉट, स्ट्रगल इज लाइफ। देखो ऋषिराज, स्ट्रगल इज लाइफ नहीं, लाइफ इज हैप्पीनेस। देन यू कैन आस्क मी व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस है क्या? खुशी क्या है? खुशी तो सिर्फ एक शब्द में बसता है, बोला है तो सुन लो। खुशी तो सिर्फ एक शब्द में बसता है, और वो शब्द क्या है? प्रेम। प्रेम का मतलब वासना नहीं होता है, प्रेम का मतलब अटैचमेंट भी नहीं होता है। प्रेम का मतलब होता है यूनिलैटरल अनकंडीशनल लव फॉर अदर्स। अब अदर्स में सिर्फ इंसान नहीं आएंगे। आप अपने मां से प्रेम कर रहे हो, अपनी प्रेमिका से प्रेम कर रहे हो, इसकी बात ही नहीं की जा रही है। जैसे आई लव टी, मुझे चाय से प्रेम है, मैंने क्लास लेते लेते चाय को बनाया, उसको अच्छे से पकाया, उसको डाला, फिर चुस्की लेकर के पिया, लिप्स को नहीं जलाया मैंने कि स्टाइल मारने के चक्कर में मेरे बच्चे देख रहे हैं तो ये पता नहीं क्या सोचेंगे, सर को चाय नहीं पीने आता, कैसे आवाज करके पी रहा है। ये जो कॉन्शसनेस है ना, यही बहुत प्रेशर क्रिएट करता है इंसान पे। बहुत छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको। तो आप ये मत लिखो कि लाइफ इज ए स्ट्रगल। नो, हम लोग लाइफ को स्ट्रगल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं निरंतर बढ़ रही है, पूर्ति हो ही नहीं रही है। अब हमने ये नहीं कहा कि आप आर्थिक उपार्जन के क्षेत्र में आपको नहीं जाना है, क्योंकि गीता में लिखा है ना, निष्काम कर्म क्या है। निष्काम कर्म करने से कभी पेन नहीं होता है। आप गीता के इस निष्काम कर्म के थ्योरी में जाओ। गीता में लिखा है कि योगी कौन है?
योगी जो जंगल में भटक रहा है वो योगी नहीं है। योगी वही है जो गृहस्थाश्रम में गृहस्थ बन करके आर्थिक क्रियाओं में अपने सगे संबंधियों के साथ रह करके पुत्र पुत्रियों को पैदा करके और भी अंदर से शांत रहता है, वही स्थित प्रज्ञ भी है, जिसको न दुख प्रभावित करती है न सुख प्रभावित करती है, बस अपने कर्म क्षेत्र में लगातार निरंतर कार्यरत है। उसको पता है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो जो पावर ऑफ जजमेंट है ना, जिसके बेसिस पे हम लोग कर्म को करते हैं, वो हम लोगों को प्रकृति ने स्वभावतः दिया हुआ है। उसके लिए कहीं किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। आप कैसे समझ जाते हो, पानी को छूते हो आपको लगता है कि ठंडा है, यानी इसमें नहीं नहाना है। आप आग को छूते हो आपको पता चलता है, स्पर्श से आपको पता चलता है कि बहुत गर्म है चाय, अभी चाय नहीं पीनी है, आग नहीं छूना है। एक बच्चे को भी ये सेंस होता है, बच्चा भी उसको सीख लेता है सेंस को। तो हम लोग भी तो ये पूरा सेंस है हमारे पास, किस व्यक्ति के पास कितना आगे बढ़ना है, सेंस है हमारे पास। लेकिन उसमें हम लोग की जब वासना कामना जब हमारी वो सब आने लगती है, इच्छाएं आने लगती है, तो उसी को हम लोग उस लिमिट को जो प्रकृति ने दिया है उसी का उल्लंघन करते हैं, और तभी जाकर के संघर्ष और दुख का भाव उत्पन्न होने लगता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, इसको जीवन में अप्लाई करके भी देखना बहुत जरूरी होता है। हमने मान लो फर्स्ट हाफ में अप्लाई नहीं किया इन चीज़ों को, मेरे समझ में नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो जब हमने इसको अप्लाई नहीं किया तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम निष्काम कर्म के बड़े साधक रहे, बिल्कुल नहीं रहे। लेकिन अब कम से कम इस अभी आकर के बहुत सारी चीज़ें समझ में आने शुरू हो गई है कि अगर हम इससे कम मेहनत भी कर रहे होते या श्रम में भी बुद्धि का प्रयोग कर रहे होते या अंदर से शांत भाव से ही उतने ही काम को किया होता, वो एग्रेशन मेरे अंदर नहीं होता, वो कंपटीशन प्रतिस्पर्धा नहीं होती, वो जो किलर इंस्टिंक्ट जिसको कहते हो वो सब कुछ नहीं होता, तभी सफल होते और तब भी इतना ही कुछ होता, अर्जित कर पाते जो आज अर्जित किया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं लिखो आपकी लाइफ इज ए स्ट्रगल, बिल्कुल नहीं। अगर लाइफ जैसा सुंदर चीज तो कुछ है ही नहीं, और ये जिंदगी है तभी तो तुम्हारी आंखें हैं जो प्रकृति के सौंदर्य को देख रही हैं, तुम्हारा नाक है जो खुशबू को और सबको ले रहा है। तो तुम जाओगे ही मक के पास, तो उस मक में तुमको क्या मिल रहा है? मक ही तो है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने जो समस्याएं होती है उसमें अंदर घुस जाते हैं, अब उसमें और घुसते रहते हैं और रोज उसी का विवरण, रोज उसी में सोचना, रोज उसी में कुछ कुछ कार्य करना। तो ये बताओ कि अगर एक पैखाने का, अगर एक शीट का बॉक्स है, डब्बा है, उसमें तुम अंदर घुस करके जितना भी उसको घुमाओगे तो अंदर में क्या निकलेगा? हीरा निकलेगा। उसमें से अंदर में पैखाने से पैखाना ही निकलता है। अब बहुत अलग शब्द का मैंने प्रयोग किया ताकि आपके हृदय को जाकर के टच कर ले, ब्रेन को जाकर के हिट करे। ये शब्द का प्रयोग करना पड़ता है कई बार कठोर। तो लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ तो सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ द नेचर, इतना खूबसूरत गिफ्ट है। अरे मैं सौभाग्यशाली हूं, मानव हूं, मेरे पास इंद्रिय जन्य ज्ञान है। अब आप उन इंद्रियों से क्या कर रहे हो ये देखना और समझना बहुत जरूरी है। इंद्रियों पर नियंत्रण जैसे भी कोई बात नहीं है कि इंद्रियां भाग रही विषयों की ओर, ऐसा कुछ विषयों की तरफ भागती हैं, लेकिन उसका कंट्रोल मैकेनिज्म भी आपके अंदर में है। जैसे गीता में लिखा है कि इंद्रियां घोड़े की तरह है जो भागती हैं विषयों की ओर, लेकिन बुद्धि उसका सारथी है। बुद्धि उस पर लगाम लगा कर उसको होल्ड करके रखता है। तो ऐसा नहीं लिखो कि लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ इज सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ द नेचर। ओके, अब सारी ये सीमाएं हैं। अब इसको ध्यान से देखो कि हमने बताया कि प्लेट क्यों कहा गया है इसको, इसलिए इसको प्लेट कहा जाता है। अब ये एक्स एक प्लेट है, यहां पर आओगे तो वाई एक प्लेट है। अब आपको देखना है कि प्लेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको नेक्स्ट डिस्कशन में ले चलते हैं कि प्लेट है क्या। इसमें क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट मेंटल है ना, यानी 35 किलोमीटर्स प्लस 65 किलोमीटर का ये योगफल है, यानी 100 किलोमीटर प्लेट का थिकनेस होगा। दूसरा
प्लेट को हम लोग डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी उसकी संरचना के आधार पर। तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, दूसरा होता है महासागरीय प्लेट, ओशियानिक प्लेट, कहीं हिंदी कहीं इंग्लिश, और तीसरा होता है कॉम्पोजिट प्लेट। तीसरा होता है कॉम्पोजिट प्लेट। कॉम्पोजिट मतलब जिसमें कॉन्टिनेंटल और महासागरीय सब कुछ जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर के आधार पर हो गया। अब स्ट्रक्चर के बाद आएगा हमारा मार्जिन्स के आधार पर। मार्जिन्स के आधार पर, तो मार्जिन्स यानी सीमांत, सीमांत के आधार पर कि प्लेटों के सीमांत क्षेत्र में का बनावट कैसा है, मार्जिन्स के आधार पर। तो मार्जिन्स के आधार पर 2 होता है, एक होता है महाद्वीपीय प्लेट, अगर महाद्वीपीय क्रस्ट आगे में है, फ्रंटल पार्ट उसका महाद्वीपीय क्रस्ट का है तो महाद्वीपीय प्लेट, और दूसरा होगा महासागरीय, महासागरीय ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी में थोड़ा कंफ्यूजन इसी बात का हो गया है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट मानती है यूरेशियन प्लेट को, यूरेशिया का प्लेट है उसको कॉन्टिनेंटल मानती है, और उसका जो आगे का मार्जिन है वो ओशियनिक है। तो यूरेशियन प्लेट पैसिफिक प्लेट से टकरा रही है, तो इसको कॉन्टिनेंट ओशियन इंटरैक्शन नहीं कहते हैं, कॉन्टिनेंट ओशियन टाइप कन्वर्जेंस नहीं कहते हैं, बल्कि ओशियन ओशियन टाइप कन्वर्जेंस कहते हैं। अब इसको देखो, एक्सप्लेन कर दें एक और डायग्राम में। मान लो कि ये है तुम्हारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ये है आपका ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। यहां पे इस तरह से सेडिमेंट जमा रहता है दोनों के बीच में। तो ये तो क्रस्टल भाग हो गया, ओशियनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। अब यहां से हम लोग पूरा ले लेंगे, तो ये जो भाग बन जाता है ये है आपका प्लेट, यही है तुम्हारा प्लेट। प्लेट में क्या क्या हो गया, क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, प्लस ये अपर मेंटल का भाग है, ये मेंटल का भाग है, अपर मोस्ट मेंटल का ये भाग है, ये हमारा सी लेवल है। ये देखो ये प्लेट होता है। अब ये जो प्लेट है इसमें चूंकि मुझे देख करके लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लगभग 70-80% कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का भाग है। तो ये अगर स्ट्रक्चर के आधार पर हम देखेंगे तो इसका नामकरण होगा, यह एक महाद्वीपीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट हो गया, क्योंकि इसमें जैसे यूरेशिया का प्लेट कॉन्टिनेंटल मास बहुत ज्यादा है, तो पैसिफिक प्लेट ओशियानिक मास, ओशियानिक क्रस्ट 100% है लगभग, कुछ बीच में 1-2 कॉन्टिनेंटल पीसेज हैं आइलैंड्स के, लेकिन 90% 95% मास तो उसका ओशियनिक है, तो पैसिफिक ओशियनिक प्लेट हो गया। अब नॉर्थ अमेरिका को देखोगे तो हाफ उसका पूर्वी भाग में तो उसका ओशियनिक क्रस्ट है, लेकिन पश्चिमी भाग में कॉन्टिनेंट है, तो एक कॉम्पोजिट प्लेट हो गया है ना, जिसमें कॉन्टिनेंट और ओशियनिक मास दोनों लगभग बराबर हो। अफ्रीका का देखोगे तो आगे का पूरा भाग जो बड़ा सा है वो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट कहलाएगा। भारत का प्लेट भी कॉन्टिनेंटल प्लेट कहलाएगा, लेकिन इंडो ऑस्ट्रल प्लेट या जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेट है वो क्या कहलाएगा, वो कॉम्पोजिट प्लेट है, जिसका अग्र भाग ओशियनिक है, बीच में कोर महाद्वीपीय है। अब ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेट में मुझे लगता है कि कॉन्टिनेंट बहुत छोटा है, अभी आते हैं वहां पे, और ओशियनिक मार्जिन बहुत बड़ा है, तो फिर वो ओशियनिक प्लेट हो जाएगा, फिर वो कॉम्पोजिट प्लेट भी नहीं रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्लेट में संरचना के आधार पर किसका मास, द्रव्यमान बहुत अधिक मिल रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे, एग्जाम्पल अगर लेंगे तो ये होगा महाद्वीपीय प्लेट। परंतु अगर ये प्लेट इस दिशा में जा रही है और इसका ओशियनिक मार्जिन, इसका जो ओशियनिक मार्जिन है वो आगे फ्रंट पे है, ये ओशियनिक मार्जिन है, ये आगे फ्रंट पे है, और
ओशियनिक क्रस्ट का इंटरेक्शन होगा किसी अन्य प्लेट से, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज इस प्लेट को हम लोग महाद्वीपीय प्लेट नहीं कहते हैं, बल्कि हम लोग इसे महासागरीय प्लेट कहते हैं। अगर इधर मूवमेंट है तो ये कहलाएगा महासागरीय प्लेट हो जाएगा। लेकिन यदि मूवमेंट इधर है और कॉन्टिनेंटल मास आगे फ्रंट पे है, कॉन्टिनेंट का इंटरेक्शन होगा अगर इधर प्लेट चलेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर इसको हम लोग कहेंगे महाद्वीपीय प्लेट। क्योंकि मार्जिन्स के आधार पर प्लेटों का नामकरण किया जाता है। प्लेटों का नामकरण संरचना के आधार पर भी करते हैं और मार्जिन्स के आधार पर भी करते हैं। तो जनरली जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यूज हुआ है वो हुआ है मार्जिन के आधार पर। आप इसको याद रखना। अब एक उदाहरण लेते हैं और तुमको समझाते हैं। मान लो कि ये रहा हमारा एक ओशियनिक क्रस्ट है ये, और इसमें इधर जाकर के छोटा सा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लगा हुआ है ना, और ये मैंटल का भाग लगा हुआ है। अब ये मान लो कि इधर जा रहा है, तो फ्रंट में क्या है इसका? कॉन्टिनेंट ही तो है। जैसे इंडियन प्लेट का उदाहरण है, आगे फ्रंट में क्या है? कॉन्टिनेंट है। अब कॉन्टिनेंट जाकर के किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से मान लो टकरा गई या ओशियन से टकरा गई, ये दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है यहां पे इस तरह से बना हुआ, दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है मान लो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये भी इधर से आ रहा है। ये किस तरह का अंतर संबंध होगा, किस तरह की सीमा होगी, किस तरह का यहां कॉलिजन हो रहा है? तो ये कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का इंटरेक्शन है। ये पूरा भाग देखो ओशियनिक है, लेकिन इस प्लेट को हम लोग ओशियनिक प्लेट नहीं कहेंगे। और यही प्लेट अगर इस दिशा में जाए तो यही प्लेट ओशियनिक प्लेट कहलाने लगता है। यानी प्लेटों का नामकरण कैसे करेंगे? संरचना के आधार पर ज्यादा उचित है या मार्जिन्स के आधार पर? मार्जिन्स के आधार पर, जो सीमांत होगा ना उसी के आधार पर प्लेटों का नामकरण किया जाता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आगे जाकर के काफी मदद करेंगे आपको समझने में। तो है तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको आपको याद रखना है। आशा है आपने डायग्राम बना लिया होगा और इस पे वापस आओ। तो हमारी अपसारी सीमा, हमारी अभिसारी सीमा। अब इसमें एक चीज और समझाते हैं आपको कि हमने आपको बताया था कि टीआईसी आपको बताया था, आपको शायद याद होगा, थर्मल इनडायरेक्ट या थर्मल इंडिफरेंट सेल। तो मान लो ये टीआईसी यहां पर इतना छोटा है, इसीलिए जो प्लेट है वो छोटा प्लेट है, ये थोड़ा सा छोटा प्लेट है। अगर यही टीआईसी ये बड़ा बन जाए यहां पर, तो बताओ संवहनीय धाराएं कहां से अब जाएंगी? संवहनीय धाराएं अब यहां से उठने वाली है, यहां से संवहनीय धाराएं उठेगी या उठ करके इधर इस डायरेक्शन में आएगी। इस तरह से संवहनीय धाराएं बनेंगी, इस तरह से संवहनीय धाराएं। तो ये प्लेट का साइज क्या हो गया? प्लीज समझो इसको, ये प्लेट का साइज क्या हो गया? ये प्लेट का साइज इतना बड़ा हो गया है ना। यानी प्लेट का साइज जहां भी ऊपर में बड़ा मिले, इसका मतलब है कि नीचे में थर्मल इंडिफरेंट सेल बहुत बड़ा मिलता है वहां पर। और छोटा प्लेट अगर कहीं पे मिल रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे कन्वेक्शनल सेल भी छोटा है, थर्मल इंडिफरेंट सेल भी वहां पर छोटा है। इसीलिए प्लेटों के साइज में अंतर होता है। प्लेटों के साइज में अंतर क्यों होता है बताओ? ये सारा संवहनीय धाराओं की लंबाई, संवहनीय धाराओं का जो विस्तार है उस पर संवहनीय धाराओं के विस्तार पर सब निर्भर करता है। ओके, बहुत आवश्यकता है इसको समझने की, प्लेट का साइज छोटा बड़ा क्यों होता है। थर्मल इनडायरेक्ट सेल का साइज, मान लो यहां पर ये साइज इस तरह से छोटा हो जाए, थर्मल इनडायरेक्ट सेल यहीं पे है, तो जाकर के यहीं पे लौट आएगी ना, ये धारा ऊपर जा रही थी नीचे आ गई। अब देखो इतना छोटा सा प्लेट हो जाएगा, ये लघु प्लेट हो जाएगा। तो लघु प्लेट हो गया, ये बृहद प्लेट हो गया, माइक्रो प्लेट हो गया, सब प्लेट हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि प्लेट का प्रकार कितने प्रकार का प्लेट संभव है। तो प्लेटों के प्रकार पे आएंगे। तो पहला प्रकार है प्लेट का मैक्रो प्लेट
पहला है मैक्रो प्लेट, इसको आप लिख सकते हो वृहत प्लेट, या इसको हम लोग ये भी लिखते हैं मेजर प्लेट्स। मॉर्गन ने मेजर प्लेट लिखा है, बाद में क्लासिफिकेशन चेंज हुआ। फिर है मेसो प्लेट, यानी वृहत के बाद ये है लघु, इसको लघु या इसको माइनर प्लेट्स भी कहा गया, माइनर प्लेट्स भी कहा गया। और इसके बाद तीसरा है माइक्रो प्लेट्स, जो कि बहुत ही सूक्ष्म प्लेट है, ये सूक्ष्म प्लेट है। और फिर माइक्रो प्लेट के बाद है सब प्लेट। सब प्लेट वो है जिसकी सीमा निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है, पर गतियां प्राप्त होती है, पर गतियां प्राप्त है। और सब प्लेट का मतलब है कि इसके चारों तरफ सीमांत नहीं मिलते, यानी चतुर्दिक, चतुर्दिक सीमांत निर्धारित नहीं है, चारों तरफ से सीमांत निर्धारित नहीं है इसका। अब देखो मैक्रो प्लेट में आओ तो मैक्रो प्लेट की संख्या कौन कौन सी है। पहला है यूरेशिया, है ना, ये हम इसका एक प्रॉपर लिस्ट अभी बना के चार्ट आपको देने वाले हैं। यूरेशिया है, प्रशांत है ना, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया या इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है, अभी हम बताते हैं इसको आपको। लेकिन आप यहां लिखो मेसो प्लेट में आपको कुछ नाम याद रखना पड़ेगा, जैसे जुआन डी फूका, है ना, ये मेसो प्लेट है। जैसे नाजका, जैसे कोकोज, जैसे स्कॉशिया, जैसे कैरेबियन, ये सब लघु प्लेट के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म प्लेट में जैसे बर्मीज, एक उदाहरण बहुत है, बर्मीज प्लेट है, बर्मा का छोटा सा माइक्रो प्लेट मिलता है। सब प्लेट का मतलब आपको लिखवा दिया, जैसे पर्सियन, पर्सियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, चाइना, चाइनीज प्लेट, ईस्ट चाइना का जो पार्ट है चाइनीज प्लेट, सोमालियन प्लेट। इस तरह से सब प्लेट्स भी है जिनके चारों तरफ कौन सी सीमा है ये प्राप्त नहीं होता है, निर्धारित नहीं किया जा सका है, लेकिन इन सभी प्लेट्स में कुछ ना कुछ गतियां प्राप्त होती है ना। तो गतियों के आधार पर तो इनको प्लेट माना ही जाएगा। प्लेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं, मुझे ये बताओ। पहले इतना प्लेट को डिफाइन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, प्लेट की संरचना बता दी, मार्जिन्स बता दिया। अब आपको बता देते हैं कि मार्जिन और सीमा में क्या अंतर है, सीमांत और सीमा में क्या अंतर है। किसी ने पूछा भी, ये मान लो कॉन्टिनेंट है और ये हमारा ओशियनी क्रस्ट हो गया, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, और ये हमारा प्लेट हो गया, जीरो। अब यहां देखो दूसरे भाग में भी एक प्लेट है, मान लो दूसरे भाग में भी एक प्लेट है। इस तरह से प्लेटों का इंटरेक्शन होता है। तो ये जो गैप है ना, ये जो डॉटेड चीजें दिख रही है, यहां जो हमने डॉटेड लाइंस बनाए हैं जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है, यानी जोन ऑफ इंटरेक्शन, जोन ऑफ इंटरेक्शन एंड जियोलॉजिकल इवेंट्स, भूगर्भिक घटनाओं का और प्लेटों के अंतर संबंधों का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग कहते हैं प्लेट सीमा। यही प्लेट सीमा है। आशा है आपके समझ में आया होगा। और ये जो अग्रभाग है, जो इंटरैक्टिंग जोन है, इंटरैक्टिंग जोन या पार्ट
पार्ट्स ऑफ द प्लेट। जो इंटरैक्टिंग जोन एंड पार्ट्स ऑफ द प्लेट है, ये कहलाएगा प्लेटों का सीमांत। यही है प्लेट मार्जिन्स, यानी प्लेटों का सीमांत, है ना। तो सीमा और सीमांत में क्या अंतर है, ये आपको समझना है। ये प्लेट को स्ट्रक्चर के आधार पर हम देखेंगे तो इसमें कॉन्टिनेंटल मास ज्यादा है, तो ये हमारा है महाद्वीपीय प्लेट। अगर संरचना के आधार पर देखेंगे तो ये महाद्वीपीय प्लेट है, लेकिन इसका सीमांत क्या है, सीमांत इसका ओशियानिक है, महासागरीय सीमांत है इसका सीमांत है महासागरीय। तो प्लेट की संरचना के आधार पर उसका नाम होता है, सीमांत के आधार पर नाम होता है। लेकिन जब भी प्लेट इंटरैक्शन की बात की जाएगी तो हम लोग सिर्फ सीमांत क्षेत्रों का ही वर्णन करते हैं। जैसे इसको हम लोग कहेंगे ओशियन कन्वर्जेंस, महासागरीय प्लेटों का अंतर संबंध है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट संरचना के आधार पर। लेकिन ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, सब थ्योरेटिकली जो आप कहोगे इसको ओशियन प्लेट का, ये भी तो ओशियन क्रस्ट ही है, ओशियनिक प्लेट है। यहां इसको और ले लेते हैं तो ये मेंटल का भाग आ गया इसमें। अब देखो, और प्लेट के सीमा के आधार पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको थोड़ा क्लियर कर लो। तो ये था हमारा प्लेट। अब चलते हैं वृहत प्लेट में, देखते हैं कि हमारे मैक्रो प्लेट्स या मेजर प्लेट्स कौन कौन से हैं, और मेजर प्लेट्स को एक चार्ट के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए। तो पहला है पैसिफिक प्लेट, प्रशांत का प्लेट। दूसरा है यूरेशियन प्लेट, हिंदी में भी लिखना चाहिए मुझे, यूरेशियन प्लेट। तीसरा है नॉर्थ अमेरिकन। चौथा है साउथ अमेरिकन। पांचवा है अफ्रीकन। छठा है इंडो ऑस्ट्रल। हालांकि अब इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग अलग किया जा रहा है, बट आपकी पुस्तकों में भी आया नहीं है। सेवेंथ है एंटार्क्टिका प्लेट। तो ये 7 प्रकार के प्लेट हैं जो कि मेजर प्लेट्स कहलाते हैं। अब इनका कि किस तरह के प्लेट हैं ये देखना है। तो ये है हमारा ओशियानिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट। ओशियानिक प्लेट है संरचना के आधार पर, यहां पे लिख दो संरचना के आधार पर, लेकिन मार्जिन्स के आधार पर ये क्या है ये भी देखना होगा। तो मार्जिन्स के आधार पर भी ये ओशियानिक ही है। यूरेशियन प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेकिन मार्जिन के आधार पर ये ओशियानिक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट क्या है, कॉम्पोजिट प्लेट है, कॉम्पोजिट प्लेट है, दोनों है इसमें, महाद्वीपीय महासागरीय भाग दोनों है, कॉम्पोजिट है, लेकिन इसका मार्जिन क्या है, कॉन्टिनेंटल। साउथ अमेरिकन भी बिल्कुल वही है। अफ्रीकन क्या है, अफ्रीकन भी एक कॉम्पोजिट, ये आएगा अफ्रीकन, कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये, और मार्जिन है इसका व्हाट, कॉन्टिनेंटल। फिर है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग अलग करके पढ़ना बहुत जरूरी है, पहले की तरह नहीं है। लेकिन अगर, क्योंकि इंडियन प्लेट है ना, इंडियन प्लेट को अगर हम यहां पर ए मान लें तो इसका ये प्लेट है कॉन्टिनेंटल, और इसका जो मार्जिन है वो भी है कॉन्टिनेंटल। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अगर हम बी में रखें अलग से, तो इसका मार्जिन और दोनों ही ओशियानिक है, ओशियानिक प्लेट भी है और ओशियानिक है, बीच में कोर है इसमें ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीपीय खंड, लेकिन बड़ा प्लेट, ज्यादातर प्लेट इसका ओशियानिक ही है। तो ये होगा ओशियानिक प्लेट और मार्जिन भी है ओशियानिक। फिर एंटार्क्टिका का प्लेट है, ये भी कॉम्पोजिट प्लेट है, और इसमें कोर इसका पूरा एंटार्क्टिका है जो कि महाद्वीप है, और चारों तरफ महासागरीय भागों से घिरा हुआ है, और इसके चारों तरफ डाइवर्जेंट बाउंड्री हैं, अब सारी सीमाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये एंटार्क्टिका का प्लेट है, ये ओशियानिक मार्जिन है इसका। तो संरचना के आधार पर, मार्जिन के आधार पर प्लेटों का वर्गीकरण करना है हम लोगों को। उसके बाद देखना है कि इनमें गतियां किस प्रकार की है,
फिर देखना है गति की दिशा किस प्रकार की है, फिर किन किन प्लेटों से अंतर संबंध स्थापित हो रहा है इन प्लेटों का। अगर ये चार्ट आप अच्छे से समझ लोगे या कर लोगे, या वर्ल्ड मैप पे इस पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। पैसिफिक प्लेट की गति है 1 to 3 सेंटीमीटर पर ईयर। ये एक मेथड कहलाता है SLR सैटेलाइट लेजर रेंजिंग। तो SLR मेथड से 1 to 3 सेंटीमीटर पर ईयर। और यूरेशियन दिशा इसकी क्या होगी, दिशा इसकी है नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है, ये साइबेरिया की तरफ जा रही है इसका ओरिएंटेशन। प्लेटों का कोई साइज नहीं होता है, प्लेट बिल्कुल एमॉर्फिक होते हैं, मतलब उनकी कोई संरचना नहीं होती है, कोई उनकी आकृति नहीं होती है, किसी भी आकृति के हो सकते हैं वो। अंतर संबंध में पैसिफिक किससे किससे टकरा रहा है, तो पहले तो 2 नंबर से टकराएगा यूरेशिया से, फिर ये टकराएगा इंडो ऑस्ट्रल से यानी 6 से, ये 2 प्लेट से इसका, और माइनर प्लेट से भी इंटरेक्शन हो रहा है इसका, जैसे फिलीपींस प्लेट है उससे हो रहा है, तो उसको रहने देते हैं उस प्लेट को। यूरेशियन प्लेट में आओ तो इसकी गति है 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। दिशा इसका है ईस्ट, और ये इंटरेक्शन कर रहा है 1 से भी, इंडियन प्लेट यानी 6 से भी, इन दोनों प्लेट से कर रहा है, यानी इसका कॉलिजन हो रहा है 1 और 6 से। ओके, अब नॉर्थ अमेरिका, हालांकि अफ्रीका भी जाके यूरेशिया से टकरा रहा है, लेकिन यूरेशिया अफ्रीका से नहीं टकरा रहा है क्योंकि दिशा उसकी अलग अलग है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में आओगे तो इसकी गति है 4 to 5 प्रति सेंटीमीटर प्रति वर्ष। दिशा इसकी है वेस्ट, और ये अंतर संबंधित हो रहा है जुआन डी फूका से, जुआन डी फूका से हो रहा है, और कैरेबियन CARR होगा, कैरेबियन प्लेट से भी इसका इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, फिर है साउथ अमेरिकन प्लेट, वही वेलोसिटी वही दिशा, इसका इंटरेक्शन हो रहा है नाजका से, और नीचे में कोकोज से भी हो रहा है वैसे तो, और स्कॉशिया प्लेट से भी थोड़ा सा होता है, तो लेकिन बहुत माइनर प्लेट्स है इसलिए उतना जानने की जरूरत नहीं है आपको। अफ्रीकन प्लेट में आओ तो अफ्रीकन प्लेट 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर के वेलोसिटी से भाग रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ओर है, और यूरेशिया यानी 2 से ये टकरा रहा है। इसका इंटरेक्शन भी हो रहा है अरेबियन प्लेट से, तो सोमालियन प्लेट से इसका इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, उसके विषय में हम लोगों को बहुत ज्ञान भी नहीं है, पूरे जियोलॉजी में ही अभी वो इस्टेब्लिश्ड चीजें नहीं हैं। देन इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल को हमने एक ही मान लिया है, लेकिन अंतर है दोनों में, तो फिर हमने ए और बी कर दिया है। तो अगर ए में आप आओगे, इंडियन प्लेट में आप आओगे, तो ये है 7 सेंटीमीटर पर ईयर। भारतीय प्लेट है तो सबसे ज्यादा फास्ट चलेगा ये, भारतीय लोग तो फास्ट चल ही रहे हैं इस दुनिया में। फिर दूसरा है ओशियनिक प्लेट, तो ओशियनिक प्लेट है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भी 6 to 7 है, मतलब बहुत पीछे नहीं है, लेकिन इंडियन प्लेट से इसकी गति कुछ माइक्रो लेवल पे कम दिखती है, सैटेलाइट लेजर रेंजिंग के आधार पर। SLR मेथड से सब पता चल गया है। SLR का 1995 के बाद टेस्टिंग हुआ है, रिसेंटली भी टेस्टिंग हुआ है। प्लेटों में गतियां हैं बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। इंडियन प्लेट की गति है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और इंडो ऑस्ट्रल प्लेट का टकराव किससे हो रहा है, पैसिफिक और यूरेशिया से, यानी ये दोनों प्लेट 1, इंडियन प्लेट को देखोगे तो ये तो पैसिफिक से नहीं हो रहा है, यूरेशिया से हो रहा है 2, और ऑस्ट्रेलिया का देखोगे तो 1 and 2 दोनों से हो रहा है। अंटार्कटिका प्लेट इनसिग्निफिकेंट है, इसमें कोई बहुत गति और दिशा से भूआकृतियों के विकास या भूगर्भिक परिघटनाओं में ऐसा कुछ कोई बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं स्टेशनरी प्लेट, और इसके विषय में इतनी जानकारियां उपलब्ध भी नहीं है, और जो भी है वो चूंकि चारों तरफ ये इसमें जो प्लेट मार्जिन्स हैं वो चारों तरफ अपसारी सीमाओं से घिरे हुए हैं, तो अपसारी सीमाओं से घिरे होने के कारण ये प्लेट का जो ध्रुवों पर है जहां मैक्सिमम ग्रेविटी है वहां पे ये स्टेशनड है, बिल्कुल रुका हुआ सा है,
ऐसे इसमें भी ड्रिफ्ट अब देखा जा रहा है, नीचे की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। अंटार्कटिका के बीच में एक बड़ा बड़ा भ्रंश का निर्माण हो गया है और अंटार्कटिका ध्रुवों से दोनों तरफ ड्रिफ्ट कर रही है, साउथ की तरफ ड्रिफ्ट कर रही है। एनी लोकेशन फ्रॉम साउथ पोल विल बी नॉर्थ, तो साउथ की तरफ नहीं बल्कि नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हो रही है। तो ये हमारे प्लेटों का पूरा चार्ट है। अब इस चार्ट को वर्ल्ड मैप के ऊपर में कल आपको समझाएंगे कि वर्ल्ड मैप के ऊपर में कौन सा प्लेट कहाँ पर है और उसका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। और कल आपको दिखाएंगे कि जहाँ भी ओशियन प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा है वहाँ पर आर्कीपिलैगो का निर्माण होता है, द्वीप समूह बनता है। जहाँ ओशियन कॉन्टिनेंट का इंटरेक्शन होता है वहाँ पर तटीय वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती है, जैसे एंडीज और रॉकीज। और जहाँ भी प्लेटों का कॉन्टिनेंट है वहाँ पर मिड कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय और आल्प्स जैसी संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। और जहां भी मध्य महासागरीय कटक मिल रहे हैं वहां पर अब सारी सीमाएं होंगी निश्चित रूप से। तो सीमाओं को समझने के लिए आपको क्रस्ट के अंदर घुसना नहीं है, बल्कि क्रस्ट के ऊपर में जो विशेषताएं दिख रही है, जो लैंडफॉर्म्स दिख रहे हैं, जो जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, उनके आधार पर ही आप प्लेटों की सीमाओं को वर्ल्ड मैप में बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। रिपीट कर देते हैं तुम्हारे लिए, जहां भी कटक है वहां अब सारी सीमा, जहां भी वलित पर्वत है वहां पर अभी सारी सीमा, और जहां भी द्वीप समूह मिल रहे हैं वहां भी अभी सारी सीमा। बस अंतर यह होगा कि वहां पर ओशियन प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कल मिलते हैं। और कल समय क्या होगा हमारे क्लास का? कल हमारे क्लास का समय होगा, कल भी हम लोग क्लास करेंगे 8 से 10, ठीक है ना? 8 से 10 ही कल क्लास करते हैं। कल शनिवार है और कल क्लास तो मुझे नहीं लेना होता है, लेकिन फिर भी कल इसलिए लेंगे क्योंकि मैंने एक क्लास आपका मिस कर दिया है। तो एज पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन हम ये क्लास कल ले रहे हैं। और कल आप 8 बजे सुबह उठ करके आफ्टर क्या, एक गिलास ठंडा पानी, गर्म पानी और चाय, आइए मेरे पास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।